हेलो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में समाज और समाज की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया था। उसी में नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो है समाज के कुछ उदाहरण, ताकि आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार भारत में या सभी जगह समाज किस किस रूप में पाए जाते हैं। पहला उदाहरण जो है वो है बंध समाज। बंध समाज वे समाज या ऐसे समूह के रूप में होता है कि जिनका निर्धारण जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर पाया जाता है। व्यक्ति अपने समूह की सदस्यता आजीवन नहीं बदल सकता। जैसे आज एक व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म लेता है तो वो जाति भर उसी जीवन भर उसी जाति का सदस्य कहलाता है। वो अपनी जाति को नहीं बदल सकता। जैसे पहले जाति का स्थान वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ है या ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो उसकी परिस्थिति समाज में सर्वोच्च होती थी, और जो एक शूद्र के रूप में व्यक्ति ने जन्म लिया है तो आजीवन उसकी परिस्थिति हमेशा समाज में निम्न रहती थी। तो व्यक्ति किसी भी जाति में जब जन्म लेता है वो आजीवन उसी जाति का सदस्य बना रहता है। इसे बंध समाज कहते हैं। दूसरा, मुक्त समाज। मुक्त समाज का विभाजन जो है वो व्यक्ति के गुण और उसकी योग्यता और उसकी उपलब्धियों के आधार पर समूह के रूप में होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने गुणों में वृद्धि करके या समाज में समूह की सदस्यता को बदलकर उसे अपना सकता है। इसका हम एक प्रमुख उदाहरण देख सकते हैं, व्यक्ति की वर्ग व्यवस्था। कि आज एक व्यक्ति भले ही गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, निम्न वर्ग का हो, कच्ची बस्ती में जन्म लिया हो, लेकिन वो अपनी मेहनत, योग्यता और शिक्षा के द्वारा वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में आ सकता है। इसी तरह एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी उच्च वर्ग में आ सकता है। तो वर्ग की सदस्यता जो है वो एक मुक्त समाज के रूप में देखी जाती है कि व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आसानी से आ जा सकता है और उसे जीवन में अपनी मेहनत, उपलब्धियों और योग्यता के आधार पर बदल सकता है। आज अगर मैं कहूँ कि बड़े बड़े अगर कोई गायक हुए हैं, कोई फिल्मी कलाकार हैं, कोई संगीत का निर्देशक है या कोई भी ऐसे, हर व्यक्ति ने अपनी मेहनत, अपनी योग्यता से ही उन ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त किया है। भले ही उनका जन्म एक साधारण या निर्धन परिवार में हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी विशेष योग्यता, अपने गुणों के आधार पर ऊंचे ऊंचे समाज के पदों को प्राप्त किया है। तीसरा, ग्रामीण समाज, अर्थात जहां व्यक्ति के आपस में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होंगे, उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि होगा, वहां जनसंख्या बहुत कम होगी और उनके समाजों में प्राथमिक संबंधों को अधिकता महत्व दिया जाएगा। तो ऐसे समाजों को हम ग्रामीण समाज कहते हैं। नेक्स्ट, नगरीय समाज, कि जहां उद्योगों की प्रधानता होगी, जनसंख्या बहुत अधिक होगी, द्वितीयक संबंधों को महत्व दिया जाएगा, एक दूसरे के साथ विविधता पाई जाएगी, और ऐसे समाजों को हम नगरीय समाज कहते हैं। क्योंकि जहाँ भी अगर हम देखें, आज नगरों में जहाँ बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी जनसंख्या है, हम हर एक समाज के एक दूसरे के साथ ज़्यादा संपर्क में नहीं आते, एक दूसरे के बारे में पूर्णतः नहीं जानते, बहुत सारी विविधता पाई जाती है, तो उन समाजों को हम नगरीय समाज कहते हैं। और लास्ट है इसी में आदिम समाज, ऐसा समाज कि जहाँ जिनकी संस्कृति जो होती है वो बहुत ही प्राचीन और परंपरावादी होती है, जहाँ धर्म का अधिक प्रभाव पाया जाता है, जहाँ जनसंख्या कम होती है और लोग एक दूसरे के बारे में पूर्णतः जागरूक रहते हैं, और एक समूह का व्यक्ति अपने समूह के समस्त लोगों पर उनका नियंत्रण रखता है, और जहाँ हर चीज़ टोटमवाद के रूप में, विश्वास के रूप में नजर आती है। ऐसे समाजों को हम आदिम समाज कहते हैं। और लास्ट इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि समाज और एक समाज में क्या अंतर है। जैसा मैंने आपको बताया था कि समाज के अंदर तो सभी प्रकार के, सभी जाति, सभी प्रकार के धर्म के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि एक समाज का कोई उदाहरण दें तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैन समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, ये एक ऐसे समाज हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि ये समाज से बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, एक समाज को हम कह सकते हैं कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी भी संबंधों या व्यवहार के तरीकों द्वारा संगठित है, जो उन्हें दूसरे व्यक्तियों से अलग करता है, जो उन संबंधों में बंधे हुए नहीं है और जो व्यवहार में भी उनसे एक दूसरे से भिन्न है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक समाज में हम दो तीन चीज़ों को प्रमुखता के रूप में देख सकते हैं। पहला, एक समाज क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरा, इसके सभी सदस्य सामान्य आपस में क्रियाकलापों और गतिविधियों में
चेतन रूप से भाग लेते हैं। चेतन मतलब उनमें अपने समूह के प्रति चेतना पाई जाती है कि जैसे सिख लोग हैं, अगर मैं कहूँ तो सिख धर्म के सभी लोग अपने समूह के सदस्यों के साथ पूरी तरह से चेतना के रूप में जुड़े रहते हैं। जैसे उनमें इतनी यूनिटी होती है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी समाज का व्यक्ति पर्टिकुलर अगर वो जिस समाज का है, वो उस समाज की रक्षा के लिए या उसकी परंपराओं विशेषताओं की रक्षा के लिए पूर्णतया आजीवन उनके साथ जुड़ा रहता है और एक दूसरे का सहयोग निरंतर करते रहते हैं। तीसरा, ये समाज सामाजिक संबंधों, व्यवहार, संस्कृति की दृष्टि से एक समाज के अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों से भिन्न पाए जाएंगे। कि जैसे मैं कहूँ कि जैन समाज और सिख समाज या सिख समाज और मुस्लिम समाज, इनकी विशेषताओं में बिल्कुल अलग अलग प्रकार का अंतर देखने को मिल जाता है, लेकिन पर्टिकुलर जो व्यक्ति जिस समाज से जुड़ा है उन सब में एक जैसी समानता नजर आती है। तो इस प्रकार एक समाज का मतलब हो गया कि एक समाज क्या है, एक समाज के अंदर एक जैसे लोग पाए जाते हैं जिनका निरंतर आपस में एक जैसा समूह होगा, एक जैसे तौर तरीके होंगी, एक जैसी रीति रिवाज परंपराएं पाई जाती हैं और जो अपने स्वार्थ को लेकर आजीवन अपने समाज से जुड़े रहते हैं। ये था आपका चैप्टर समाज क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके आधार क्या हैं और हमने समाज के कुछ विशेष प्रकारों का अध्ययन किया। थैंक यू।